नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। देश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल शुक्रवार को मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया गया। लेकिन एक चीज़ सबको चौंका रही है या खल रही है, वो है घटा हुआ मतदान प्रतिशत। आखिर क्या वजह है कि ये मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग की तमाम कवायदों और जागरूकता अभियानों के बावजूद बढ़ नहीं सका। सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने बरस बाद भी आखिर क्यों हमारे देश में 70% मतदान का लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि दरअसल वो पोलिंग परसेंटेज क्या है जो घटा हुआ है, इससे पहले किस तरह से पोलिंग परसेंटेज था, और सबसे बड़ी बात कि इस घटे हुए पोलिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं। क्या कांग्रेस को इससे खुश होना चाहिए? क्या बीजेपी इससे निराश हो रही है? क्या मिशन 370 जो बीजेपी या मिशन 400 पार की बात कह रही है उसको वो क्या सवालों के घेरे में है? तमाम बातों पर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो जो निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो फर्स्ट फेज़ में ये पोलिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा मतदान 80% त्रिपुरा में हुआ है, सबसे कम बिहार में 48.50% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं जहां की 6 सीटों पर पोलिंग हुई, वहां पर सिर्फ 67% ये मतदान हुआ है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों, जिसमें महाकौशल की 4 सीट और विंध्य की 2 सीट शामिल हैं, यहाँ पर ये जो घटा हुआ मतदान प्रतिशत है इसके मायने क्या हैं, बिटवीन द लाइंस इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी भी हैं। उनसे हम ज़रूर इस घटे हुए मतदान प्रतिशत के मायने समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 महाकौशल में। तो चलिए हम प्रयास ऐसा करते हैं कि हमारे दर्शकों को हम सिलसिलेवार तरीके से बता पाएँ कि दरअसल किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटिंग हुई है। और ये आंकड़े सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मतदान क्या हुआ है और कितना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से। जबलपुर में 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 69% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार तकरीबन 9%, 8.5% के आसपास कम मतदान हुआ है। और यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 60.52% मतदान निर्वाचन आयोग के डेटा के मुताबिक दर्ज किया गया है। और अगर इसमें हम विधानसभा वार अगर ब्यौरा आपको बताएं तो जबलपुर की जो बरगी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर 62.85% मतदान हुआ है। कैंट विधानसभा सीट यहाँ पर 59.10% वोटिंग हुई है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 62.05% मतदान हुआ है। वहीं जबलपुर पश्चिम में 59.67% मतदान हुआ है। इधर जबलपुर की पनागर सीट पर 62.77% पोलिंग हुई है। पूर्व सीट पर 53.75% पोलिंग हुई है। पाटन में 59.10% पोलिंग हुई है और सिहोरा में 65.65% जो पोलिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। तो अगर हम देखते हैं तो जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिहोरा में मतदान हुआ है और सबसे कम अगर मतदान की बात करें तो वो जबलपुर पूर्व क्षेत्र में हुआ है। तो आखिर क्या वजह है कि ये पोलिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले 2024 में घट गया? आखिर वो क्या वजह है कि मतदाताओं में 2014 या 2019 जैसा उत्साह नज़र नहीं आया? यहाँ जबलपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के आशीष दुबे और कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव के बीच में सीधा मुकाबला था। हालांकि 19 प्रत्याशियों की किस्मत यहाँ EVM में कैद हुई है, लेकिन इसके मायने क्या है? रविंद्र जी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा इस घटे हुए पोलिंग परसेंटेज को हम किस तरह से आंकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है इस घटे हुए पोलिंग परसेंटेज से अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये उदासीनता क्या कहती है वोटर्स की? वोटर जो उदासीन है या जो 9% वोट कम हुआ है, ये थोड़ा सा इसलिए हम सबको चौंका रहा है कि देखिए चुनाव आयोग लगातार मेहनत कर रहा है, हर तरफ से उसमें उसने अभियान चला रखा था
और देखिए जो जबलपुर की लोकसभा सीट है, लगभग यहाँ पर साक्षरता बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कह सकते कि साक्षरता कम है या लोगों में जागरूकता कम है। देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण में यदि वोटिंग हुई तो सिहोरा में हुई है 65% से ज़्यादा। उसके बाद यदि सेकंड नंबर पर यदि कहीं वोटिंग हुई है तो बरगी विधानसभा क्षेत्र में हुई। तो ग्रामीण इलाकों में यदि ज़्यादा वोटिंग हुई तो शहरी इलाके इसके सबसे ज़्यादा है। और हमको इस बात की चिंता करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि कैडर बेस पार्टी है और उसके पास पन्ना प्रमुख है, और पन्ना प्रमुख उन्होंने एक पन्ने के उसमें जहाँ 30 वोटर बोलते हैं, 30 वोटर पर एक 4 लोगों का दल बना के रखा, जिसे पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी कहते हैं। उसके बावजूद यदि शहरी इलाके में मतदाता नहीं निकला तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन इसमें कांग्रेस को खुश होने की बात इसलिए नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका कि कम मतदान होता और कांग्रेस वाले बड़े उत्साहित हो जाते। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जयशी बनर्जी बनाम बाबू चंद्र मोहन का इलेक्शन हुआ था 1999 में, और बहुत तेज बारिश हुई थी, करीब 5 से 7 इंच बारिश पूरे दिन भर में हुई थी, ऐतिहासिक बारिश हुई थी, वोटर नहीं निकल पाया था। तो 50% से कम वोटिंग यहाँ जबलपुर में होती है। तो उसके बाद ये हाल होता है कि कांग्रेस वाले उत्साहित हो जाते हैं कि हमारा वोटर निकला होगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला होगा। लेकिन जयशी बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होती हैं, वो कलेक्ट्रेट में जाके धरना दे देती हैं और ये कहती हैं कि रिपोल कराया जाए क्योंकि बारिश की वजह से मतदान नहीं हो पाया। जब यदि मतदान नहीं होगा, जब मतगणना होती है तो वो जीत का अंतर वही रहता है। 3 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और 2 लाख से कुछ कम वोट कांग्रेस को मिलते हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूराव चंद्रमोहन 1,10,000 वोट से हार जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यदि जो बात है, तो मैं 1999 का उदाहरण दे रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज से खुश होने की बात नहीं है। इसमें जीत और हार के बीच का जो मार्जिन है लगभग वही रहने वाला है। आप देखिए कि जो परसेंटेज पिछले कई चुनाव से 20% के आसपास, कभी 18%, कभी 20%, कभी 25% के आसपास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा है, वो वैसा ही जीत हार का मार्जिन रहने वाला है। और देखिए इसमें जो मतदाता नहीं निकला है, एक तो शादी की वजह सबसे ज़्यादा, दूसरा जुमा था, शुक्रवार था, जुमे की वो थोड़ा सा नीरसता है। सब लोगों को लग रहा है रिजल्ट तो तय है, ये नीरसता रविंद्र जी ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग का जो नारा कभी बीजेपी ने दिया था, अटल जी तब पीएम का चेहरा थे, पीएम फेस थे, और उसका हश्र जो है वो इस तरह से होगा। तो जिस उदासीनता की बात या जिन मजबूरियों की बात हम कर रहे हैं वोटर्स के बीच में, तो क्या ऐसा लगता है कि ये उदासीनता या ये अति आत्मविश्वास भाजपा कार्यकर्ताओं का भी रहा कि वो भी मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जरूर आत्मविश्वास था, उसका देखिए वार्कर नहीं निकला, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था कहीं, कार्यकर्ता निकल पाए क्या? नहीं, उनका अति आत्मविश्वास था, उनका कार्यकर्ता बहुत ज्यादा घर में बैठा रहा। देखिए संगठन ने जवाबदारी ये दे दी थी विधायकों के ऊपर कि 8 क्षेत्र के विधायक काम करेंगे, वो पैसा लगाएंगे, वो काम करेंगे, केंद्रीय स्तर का काम केंद्रीय स्तर का संगठन करेगा। तो जिस तरीके से स्टार प्रचारक आ रहे थे और उस पर उनको लग रहा था कि हमारा वोटर स्वफूत्र निकल के मतदान तक पहुंच जाएगा, तो वोटर निकलवाने की कोशिश भारतीय जनता, मेरे को नहीं लगता कि किसी घर में कोई गया होगा। इस बार जो पर्ची बीएलओ की आई वही पर्ची आई, विधानसभा क्षेत्र में तो 3-3 पर्ची आई थी। एक घर में बीएलओ की पर्ची आई थी, भारतीय जनता पार्टी की पर्ची पहुंचती थी और कांग्रेस की भी पर्ची पहुंचती थी। लेकिन इस बार घरों में ना कांग्रेस की पर्ची पहुंची, पर्ची ना पहुंचे तो प्रचार सामग्री पहुंचती है, स्थानीय कैंडिडेट का मैनिफेस्टो जाता है। तो ना भारतीय जनता पार्टी के घर घर वो दस्तक देखने को मिली है, ना कांग्रेस के लोगों की दस्तक देखने को मिली है। तो ये जो नीरसता थी उसकी वजह से मतदाता थोड़ा सा उदासीन रहा। और इसकी वजह एक और शादी विवाह का कार्यक्रम सब जगह पर है, जुमा का कारण था। देखिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हो, ये वो पूर्व विधानसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस लगातार जीत रही है। और उसकी वजह ये कि वहां पर अल्पसंख्यक मतदाता 1.25 लाख के आसपास वहाँ अल्पसंख्यक मतदाता है जो हमेशा 60 से 70% वोटिंग करता है, लेकिन वहां पर भी कम वोटिंग देखने को मिल रही। सबसे ज्यादा कम यदि वोटिंग हुई है तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर लोगों में नीरसता या उदासीनता रही है। और दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और देखिए जब कशमकश होता है, 2 पक्षों में टकराव होता है, जैसे विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए, विधानसभा क्षेत्र में जब भी मतदान होता है तो ऐतिहासिक मतदान होता है, कहीं 80% हो रहा था, कहीं 85% हो रहा था, कहीं 70% हो रहा था। तो वहाँ वोटर, क्योंकि छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र होते हैं, प्रतिष्ठा लगी हुई होती है, तो दोनों दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दलीय जो व्यवस्था में लोग नहीं निकले, उसकी वजह चुनाव में नीरसता और जो रोचकता होना चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली। वो रोचकता देखने रविंद्र जी नहीं मिली। लेकिन आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इससे खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। चलिए महाकौशल की दूसरी बड़ी सीट की तरफ आगे हम बात करते हैं और बालाघाट की बात करते हैं, जहां पर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा जो है, प्रत्याशी का चेहरा बदल दिया था। भारती पारदी को इस बार टिकट यहाँ पर दी गई थी और
बालाघाट सीट में उनका मुकाबला कांग्रेस के सम्राट सरस्वार से था। तो 73.18% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। पर अच्छी बात ये कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ शाम को 4 बजे तक ही मतदान किया जा सकता था, वहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग हुई। तो चलिए यहाँ के भी मैं विधानसभा वार आंकड़े पहले बता देता हूँ, फिर इसके मायनों पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में भी 8 विधानसभा आते हैं और इसमें अगर बैहर सीट की बात करते हैं तो यहाँ 76.28% पोलिंग हुई है। बालाघाट लोकल में 72.03% मतदान हुआ है। बरघाट में 76.90% मतदान है। कटंगी में 73.42% मतदान है। लांजी में 72.41% मतदान दर्ज हुआ है। परसवाड़ा में 74.29% मतदान है। सिवनी में 69.03% है। तो वहीं वारा सिवनी में 71.59% मतदान दर्ज किया गया है। तो रविंद्र जी, यहाँ मैं इस बात समझना चाहूँगा कि बाकी महाकौशल की 4 सीट और बाकी विंध्य की 2 सीट, यहाँ पर बालाघाट ने एक लीड देते हुए दिखाई है, जबकि बैहर लांजी जैसे कई नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ सिर्फ 4 बजे तक वोटिंग थी। यहाँ मतदान के प्रतिशत को इस चुनावी मुकाबले के मद्देनजर किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, वहाँ चुनाव रोचक जरूर है। वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। आप इसको मत मानिए कि वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी टक्कर है। वहाँ तीसरा दल जो है बहुजन समाज पार्टी से कंकन मुंजारे चुनाव लड़ रहे हैं। कंकन मुंजारे निर्दलीय जो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, उसी बालाघाट सीट से जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में 80 से 90 हज़ार वो वोट लेके गए। लोकसभा चुनाव में भी वहाँ पर देखिए, जो उस चुनाव बालाघाट जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जातिगत आधार पर मतदान होता है। वहाँ पवार जाति का सबसे ज़्यादा मतदाता, फिर लोधी आता है, फिर अन्य सामान्य जाति के लोग आते हैं। और ग्रामीण इलाकों में भी जहाँ आप नक्सली बेल्ट की बात करते हैं, जहाँ 4 बजे तक वोट तो वहाँ जात के आधार पर वोट होने का एक पैटर्न है कि जो अपने जातिगत आधार पर मतदान किया जाता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्षद महिला को, जो बहुत सी सबसे निचले स्तर की कार्यकर्ता थी, उसको उन्होंने फेस बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी, हम शुरू से कह रहे हैं कि वहाँ उसका संगठन मजबूत है और वहाँ उसका वोट भी मजबूत है। तो उसमें सेंध लगाने के लिए जरूर कोशिश की गई है। लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार कितने सफल होंगे ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कंकन मुंजारे की उपस्थिति और कांग्रेस के जो उन्होंने सामान्य जाति का वोटर ठाकुर जाति से हैं वो उनको उम्मीदवार बनाया। तो कांग्रेस ने गणित खेला था कि पवार और लोधी जाति के बीच में जो वहाँ जिस तरीके से संघर्ष प्रतिद्वंदिता रहती है मतदान को लेकर या जो राजनीति को लेकर, तो उससे उन्होंने सामान्य जाति का उम्मीदवार देने की कोशिश की है, जिससे कि वहाँ पर नया ध्रुवीकरण हो सके। तो इसमें कितना कांग्रेस सफल होती है तो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कंकन मुंजारे जितना वोट काटेंगे वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट का कंकन मुंजारे ले जाएंगे वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, उनकी पत्नी अनुमा मुंजारे विधायक है, वो कांग्रेस से विधायक बनी है। अभी हाल ही में शामिल हुई कंकन मुंजारे और अनुमा मुंजारे लगातार बालाघाट की राजनीति में सबसे अहम भूमिका बने हुए। दोनों दलों के बीच में पहले से राजनीति करते आए और उनका राजनीतिक आधार जनाधार है, जिसकी वजह से वो लगातार कांग्रेस को कभी नुकसान पहुंचाते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहे। तो जिसका वो वोट खींच के ले जाते हैं, तो जीत हार में उनकी भूमिका अहम रहती थी। लेकिन इस बार अनुमा मुंजारी कांग्रेस में शामिल हो गई। कंकन मुंजारी लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। उसके बाद वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से ले रहे हैं और वहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी वोट है। इसलिए वहाँ रोचक चुनाव है और रोचक चुनाव में जो जिसकी वोट बैंक में सेंध लगेगा उसके मुखी खाना पड़ेगी। बड़ी बात आपने कही और इससे समझा जा सकता है कि पोलिंग परसेंटेज से, जैसा कि रविंद्र जी बता रहे हैं कि जितना चुनाव रोचक होगा उतना ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज होगा। और कतई हम नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष की वहाँ पर बातचीत है। तो चलिए महाकौशल की अगली सीट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडला लोकसभा सीट की। मंडला लोकसभा सीट, जहाँ से बीजेपी के आदिवासी चेहरे, कद्दावर चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते की साख प्रतिष्ठा या हम कहें कि राजनीतिक करियर भी दांव पर है। चूंकि बीता विधानसभा चुनाव वो अपने गृह क्षेत्र निवास विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने उनके मुकाबले के लिए कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को सामने रखा। ज़बरदस्त चुनाव प्रचार यहाँ पर हुआ। कांग्रेस बीजेपी दोनों के ही दिग्गजों ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन बावजूद इसके अगर हम पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ मंडला लोकसभा क्षेत्र में 72.49% मतदान हुआ है और 8 विधानसभा क्षेत्र जो इसके भीतर आते हैं, जिसमें 4 जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, नरसिंहपुर की, सिवनी की, मंडला की और डिंडौरी की सीटें भी शामिल हैं इसमें। तो 8 विधानसभा क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत भी है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ बिछिया विधानसभा क्षेत्र में 71.65% पोलिंग दर्ज हुई है। डिंडौरी में 75.30% पोलिंग है। गोटेगांव में 66.81% मतदान है।
केवलारी में 74.20% मतदान है, लखनादौन में 72.10% मंडला में 72.76%, निवास में 74.11% और शहपुरा में 72.15% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये मतदान प्रतिशत क्या कहता है, और जितना रोचक ये चुनाव माना जा रहा था, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर छिंदवाड़ा के अलावा किसी और सीट पर बेहतर करने की उम्मीद कर रही है तो वो मंडला सीट शामिल है, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आते हैं उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक काबिल हैं। तो ये मतदान प्रतिशत क्या कहता है रविंद्र जी? देखिए, यहाँ जिस तरह से मतदान हुआ बहुत ही उत्साहवर्धक है। देखिए 70% से कहीं ज़्यादा पोलिंग होना अच्छी बात मानी जाती है, पर सामान्य वोटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा वोटिंग हुई है। और देखिए वहाँ पर भी इसलिए रोचकता आ गई है कि कांग्रेस को लगता है कि हम यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार 8 बार से वहाँ पर आठवां चुनाव लड़ रहे हैं अपना, और उनकी प्रतिष्ठा इसलिए भी दांव पर लगी कि वो विधानसभा चुनाव हार गए, और उसके बाद पार्टी ने उन पर भरोसा रखा। देखिए पार्टी ने इसलिए भरोसा किया कि वो आदिवासी वोट बैंक का, आदिवासियों के बीच एक बड़ा चेहरा और बड़ा छत्र बना के रखना चाहती भारतीय जनता पार्टी। फग्गन सिंह कुलस्ते को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, अभी मोदी सरकार में भी मंत्री हैं, लेकिन दोनों ओर से एक ही बात उठाई जा रही थी कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी उपलब्धियां बताएं, उन्होंने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, डिंडोरी में क्या कुछ निर्माण माने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, या कोई बहुत बढ़िया फैक्ट्रियां लेकर आए, या मंडला में उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बारे में कहें, या सिवनी या गोटेगांव जो नरसिंहपुर जिले की एकमात्र सीट है, सुरक्षित सीट है, उस सीट के बारे में भी लोग यही बात कहते हैं। देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते के लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, और 4 जिलों की राजनीति की वजह से वो वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना लेती है। इसकी वजह ये कि जिस तरीके से डिंडोरी या मंडला में यदि कांग्रेस लीड लेकर आती है तो सिवनी की जो सीटें होती हैं, केवलारी और लखनादौन और उसके बाद गोटेगांव, यहाँ भारतीय जनता पार्टी लीड को कवर करते हुए अपनी बढ़त बना लेती है। देखिए 2019 के चुनाव से उसकी तुलना करना चाहिए कि 2019 में पुलवामा और बालाकोट की स्ट्राइक जब हुई थी तो लोग 5-5 लाख वोट से जीत रहे थे, कोई 4 लाख वोट से जीत रहा था, कोई 5 लाख वोट से जीत रहा था। तो 2-3 बार के जीते हुए सांसद थे, वो बार बार यही कहते थे कि साहब मैं 2 लाख वोट से जीता हूँ या 2.5 लाख वोट से जीतूंगा। जब मतगणना हुई तो 4, कोई 4.5, कोई 5 लाख वोट से जीता। और उस माहौल में, उस सुनामी में यदि फग्गन सिंह कुलस्ते 1,10,000 वोट से जीते तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय था। उसके बावजूद यदि उन्होंने उन पर भरोसा जताया तो देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते खुद इतने बड़े चेहरा है, केंद्रीय मंत्री, लेकिन वो अपने नाम पर, अपने विकास के कार्यों पर बात नहीं कर रहे, वो मोदी के चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं, सिर्फ मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं। बीच बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम ले रहे थे, कई सभाओं में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया और बड़े भावुक भी हो गए कई जगह। तो जिस तरीके से वो नाम ले रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी का, तो वो उनका खुद का जो जनाधार है उसे उनका लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पार्टी के वर्कर और उनके समर्थक स्वयं नाराज थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। अब देखिए वो मोदी फैक्टर के भरोसे कितने आगे बढ़ते हैं ये समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस को ओंकार सिंह मरकाम ने भी बहुत बेहतर चुनाव लड़ा। अब सिवनी जिले में सबसे बड़ी परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि जो केवलारी सीट अभी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी वो वापस कांग्रेस ने छीन ली। अब इसकी वजह, इसके स्थान पर जो गोटेगांव सीट थी कांग्रेस की वो भाजपा जीत गई है, और लखनादौन सीट में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तो इन 3 सीटों का में जो वोट होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर करेगा वो बराबरी से जीत हासिल कर लेगा। इसलिए कांग्रेस ने भी यह बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में है, जो यदि वो ज्यादा वोट लेकर जाएगा वो किसके वोट काटेगा, वो कांग्रेस का वोट काटेगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगा। यहाँ 70 से 80 हजार वोट चारों विधानसभा सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, चारों जिलों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जनाधार है। यदि उसका वोट ले जाएगा, जहां भी लेके जाएगा वहां उसको सेंध लगाएगा, वो उसकी जीत सुनिश्चित करेगा। बड़ी बात और अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो रविंद्र जी उस सीट की तरफ बढ़ते हैं जो अधिकांश चाहेंगे व्यूवर्स देखना कि दरअसल छिंदवाड़ा में क्या हुआ है। छिंदवाड़ा महाकौशल का एक ऐसी सीट जिस पर दिल्ली की निगाह है और भोपाल की निगाह तो जाहिर तौर पर है, और लगातार 9 बार जहां से कमलनाथ सांसद रहे और नकुलनाथ इस बार भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। लेकिन अगर पोलिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं तो महाकौशल या 6 सीटों में सबसे ज़्यादा पोलिंग इसी छिंदवाड़ा में दर्ज की गई है। बावजूद इसके ये 2019 के मुकाबले करीब 2.5% कम है। तो अगर हम डेटा देखते हैं छिंदवाड़ा को तो 79.18% पोलिंग हुई है, लेकिन फिर भी ये 2019 के मुकाबले 2.5% कम है। तो विधानसभा क्षेत्रवार भी अगर हम पोलिंग परसेंटेज आपको जल्द से बताते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि छिंदवाड़ा में ये पोलिंग परसेंटेज घटने के क्या मायने हैं। तो छिंदवाड़ा में भी 8
7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो कि छिंदवाड़ा जिले के ही हैं। इसमें अमरवाड़ा में 81.737% पोलिंग हुई है। छिंदवाड़ा लोकल में 74% मतदान हुआ है। चौराई में 80.05% मतदान है। जुन्नारदेव में 81.79% मतदान है। पांडुर्ना में 80.20% मतदान है। परासिया में 77.37% मतदान है और सौसर में 80.61% मतदान है। लेकिन अगर हम इन मतदान के आंकड़ों को बात करते हैं, तुलना करते हैं 2019 से, तो सबसे रोचक चुनाव तो इस बार छिंदवाड़ा का ही था, जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जोर आजमाइश तो आपने भी देखी और किस तरह से सियासी दल बदल हुआ ये भी आपने देखा। इतना रोचक चुनाव और उसके बाद पोलिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से 2.5% घट जाना, ये क्या कहता है रवीन जी? देखिए कि छिंदवाड़ा का जो चुनाव है, यदि वहाँ 7 विधानसभा, यदि उसमें 7 में से 5 में 80% के आसपास वोटिंग जा रही है तो हम इसको बहुत अच्छा मतदान मानेंगे। लेकिन 2 सीटों में जो छिंदवाड़ा प्रॉपर है और परासिया, जो परासिया इसलिए अपन इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि परासिया में कोल माइंस का कर्मचारियों का वोटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, और छिंदवाड़ा शहर भी अपन कह सकते हैं कि कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार काम किया। 7 विधानसभा वहाँ कांग्रेस के पास है। अभी हाल ही में वो मुख्यमंत्री के जो चेहरा बनकर चुनाव लड़ रहे थे तो 7 विधानसभा सीट में कांग्रेस की बढ़त थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई पिछले 4 साल से वहाँ मेहनत कर रही है कि हमको ये सीट चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 4 साल से कर रही है। जो उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार दिग्विजय को हराकर, उसके बाद भी उन्होंने प्रयास किया था। प्रहलाद पटेल वहाँ स्वयं उम्मीदवार बने थे लेकिन वो कमलनाथ को नहीं हरा सके। हाँ, अब उनके बेटे जब नकुलनाथ दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी और पूरी ताकत झोंकने के साथ उनकी पूरी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम लोग वहाँ पर है। देखिए वहाँ पर अमित शाह भी रोड शो करते हैं। उसके बावजूद यदि शहरी इलाके में वोट कम होता है तो ये थोड़ा सा सोचने का बात है कि शहरी इलाके में ऐसा वोट कम क्यों पड़ा। लेकिन वहाँ का जो मतदाता है वो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया या कमलनाथ के पक्ष में चला गया। वहाँ बहुत ही कशमकश वाला मामला है। वहाँ भी गौंडमाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति है। पूरे देश की निगाहें छिंदवाड़ा सीट पर इसलिए लगी हुई है कि किसी भी आम चुनाव में कांग्रेस वह चुनाव नहीं हारी है। एकमात्र उपचुनाव में हारी है जिसे अलकानाथ चुनाव हारी है। कमलनाथ की पत्नी रहती है और सुंदरलाल पटवा उनको पराजित कर देते हैं। तो एकमात्र उपचुनाव में वो कमलनाथ वहाँ पराजित हुए। कांग्रेस की सीट वो अब कमलनाथ की सीट हो गई और कमलनाथ वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। कमलनाथ, जैसे लोग कहते हैं कि पूरे देश में मोदी फैक्टर है तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ फैक्टर है। ये फिर से याद रखिए, कमलनाथ फैक्टर है और जिसकी वजह से पूरी सरकार वहाँ मेहनत कर रही है और उसे वो सफलता नहीं मिल पा रही। इस बार जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था उसी तरीके से कमलनाथ ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि नहीं, ये सीट हम जाने नहीं देंगे। देखिए पहले 6 फेस पहले जो चरण की जो 6 सीटें हैं उसमें कमलनाथ एक भी सीट पर प्रचार करने नहीं निकले। उन्होंने छिंदवाड़ा ही में अपने आप को केंद्रित कर लिया था क्योंकि उनकी पूरी प्रतिष्ठा वहाँ पर लगी हुई थी और वो जानते हैं यदि ये सीट उनने जीत हासिल कर ली तो वो राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उसी तरीके से अपना स्थान पा पाएंगे जो अभी बीच में उनके भारतीय जनता पार्टी में आने जाने की वजह से उनको क्षति पहुंची है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा लगाकर उस चुनाव को लड़ रहे हैं। अब देखिए एक सवाल वहां सबसे बड़ा ये है कि क्या नकुलनाथ कमलनाथ का स्थान ले पाएंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल आप रविंद्र जी कह रहे हैं, क्योंकि हम 2014 की जब बात करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव जीता था, जबकि मोदी वेव देश में एंटर उस वक्त की थी। और पिछला चुनाव 2019 का जब नकुलनाथ वहाँ से सांसद चुने गए तो जीत का अंतर बहुत कम हो गया, उनका 35-36 हज़ार रह गया। और इस बार जिस तरह से सियासी घेराबंदी हुई या लगातार दलबदल हुआ या करवाया गया, हालांकि वोटिंग वाले दिन एक आपने देखा होगा वीडियो, विक्रम महाके छिंदवाड़ा के प्रथम नागरिक जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनने अपील की और ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वो ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ को वोट करें। तो ये जो सियासी रस्मकशी वहाँ पर हुई है उसके क्या मायने हैं फिर? ये जीत का अंतर कांग्रेस का घट भी रहा है। देखिए जीत का घट 2019 को मत मानिए। 2019 का चुनाव जो था अप्रत्याशित वेव का चुनाव था, सुनामी, जिसको मैंने पहले भी कहा सुनामी चली हुई थी। देखिए पुलवामा और बालाकोट की वजह से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ पर कार्रवाई की थी, हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे और उसके बाद से जो सहानुभूति लहर पूरे देश में चल रही थी कि नहीं, सैनिकों पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमला किया तो नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी। तो जो तीसरे दल का मतदाता था या अन्य कांग्रेस का भी बहुत सारा सपोर्टर था, वो सरकार के साथ खड़ा हो गया था। तो राष्ट्रवाद की आंधी में चला। यदि वो वहाँ 35,000 वोट से जीते तो उसे जीत को कम
मत आंकी। देखिए जीत हार में यदि वोटों का प्रतिशत कम हुआ है तो इसको 35,000 से मानिए। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते यदि 1 लाख वोट से हार जीते थे तो उनके लिए चिंता का विषय था, क्यों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में सुनामी चल रही थी। और यदि कांग्रेस का उम्मीदवार 35,000 वोट से जीता है तो उसे उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। उस लहर में सुनामी में 35,000 से वोट से जीता तो ये उनके लिए उपलब्धि। और इसके बाद जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने विधायक तोड़ लिया, महापौर तोड़ लिया, या कहें उनके सबसे खास आदमी दीपक सक्सेना चले गए और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने 14 पार्षद उनके चले गए छिंदवाड़ा से, तो जिस तरीके से महापौर भी चले गए, तो ये जो लोग हैं वो कमलनाथ के देखिए सब वहाँ जो भी राजनीति हुई, दीपक सक्सेना आज दीपक सक्सेना बने तो कमलनाथ की वजह से बने, विक्रम हाके यदि महापौर बने तो कमलनाथ की वजह से बने। तो तमाम जो विधायक हैं जो वहाँ गए हैं, जो इतने बड़े नेता बन रहे हैं, छत्रप बनते हैं, तो वहाँ सिर्फ कमलनाथ की चलती थी, कांग्रेस की नहीं चलती। कांग्रेस ने भी उनको फ्री हैंड दे रखा था कि वो कभी हार नहीं रहे थे। अब कमलनाथ की प्रतिष्ठा पर जब चोट लगी, जैसे ही उन्होंने पांडुरना विधायक के यहाँ छापा मारा, छापेमारी की, तो थोड़ी सी एक आदमी को लगा कि अरे यार पुलिस पहुंच गई उनके यहाँ, ये देखिए विधायक के घर में पुलिस छापा पड़ गई, यानी उनको लगा कि शायद कमलनाथ गड़बड़ा गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दौर में एक गलती कर दी कि शिकारपुरा में जाकर पुलिस को उनके घर पे, कमलनाथ के घर पे भेज दी। देखिए वहाँ कमलनाथ फैक्टर है और कमलनाथ के प्रति संपत्ति वेब थोड़ी सी चल रही थी कि सरकार जिस तरीके से पूरी सरकार उन पे अटैक कर रही थी, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। यदि बहुत ही सामान्य चुनाव लड़ा जाता वहां पर तो शायद भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत बढ़त ले सकती। लेकिन हम जो राजनीतिक लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिकारपुर में पुलिस पहुंची उसका थोड़ा सा विपरीत असर मतदाताओं पे पड़ा है। और उसके बाद विक्रम हाके का बयान आना कि अंतरात्मा उसके अंतिम दिन जिस तरीके से सुबह विक्रम हाके ने बड़ा भावनात्मक दिया कि मैं जो भी कुछ हूँ कमलनाथ की वजह से हूँ, कमलनाथ को नहीं छोड़ सकता हूँ। और यही भावना कहीं ना कहीं हर मतदाता के बीच में थी। कई लोगों से बातचीत की तो ग्रामीण इलाके जो पत्रकार जा रहे थे वो भी बता रहे थे कि ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके में तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेज प्रभाव दिख रहा था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत जगह जाने वाले लोग ही बताते थे कि नहीं वहाँ कमलनाथ को लेकर अभी वो नकुलनाथ को नहीं जानते। जैसे लोग प्रत्याशी को नहीं जान रहे और मोदी को जान रहे हैं, वैसे वहाँ लोग नकुलनाथ को नहीं जान रहे। नकुलनाथ सिर्फ चेहरा है और पीछे कमलनाथ ने जिस तरीके से मेहनत की, पूरा परिवार लग गया। तो एक जो सिंपैथी लहर थी वो कमलनाथ के प्रति, अब वो वोटों में कितनी कन्वर्ट हुई ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन वहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के बीच में जो दीवार बन के खड़े हुए हैं वो कमलनाथ, और वहाँ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कमलनाथ फैक्टर है और वो अभी बना हुआ है। तो ये 4 जून बताएगा कि ये सबसे बड़ी चुनौती जो छिंदवाड़ा बीजेपी के मिशन 29 में थी उसको वो लांघ पाती है कि नहीं, और खासतौर पर कमलनाथ फैक्टर को वो किस तरह से न्यूट्रल कर पाती है, कितना कर पाई है, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन ये महाकौशल की 4 सीट के बाद विंध्य की 2 सीटों की हम बात कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं। सीधी और शहडोल की अगर हम बात करते हैं तो सीधी में 55.19% मतदान हुआ है, यानी ये सबसे कम मतदान है इन 6 सीटों पर। और 2019 से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो 14% कम पोलिंग हुई है। यहाँ पर डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री वो यहाँ पर कैंडिडेट थे। साथ ही साथ अगर शहडोल की भी चर्चा को हम शामिल करें तो शहडोल में 11% कम मतदान हुआ है 2019 के मुकाबले, और इस बार यहाँ पर 63.73% पोलिंग हुई है। यहाँ बीजेपी की हिमाद्री सिंह का जो मुकाबला था वो फुंदेलाल मार्को कांग्रेस के विधायक से था। तो यहाँ 11 और 14% पोलिंग कम हो जाना, रविंद्र जी ये क्या कहता है? देखिए यहाँ अपन ये माने कि यहाँ प्रत्याशियों के प्रति उदासीनता थी। हम सबसे पहले शहडोल की बात कर ले, हिमाद्री सिंह पर आरोप लग रहे थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि साहब वो सुख दुख में शामिल नहीं होती, लोगों के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों में नहीं जाती, कार्यकर्ताओं के यदि कोई दुख हो जाता है या वो शादी विवाह रहता है उस कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती। उनके डेवलपमेंट के विकास के कार्यों को लेकर भी वो उतनी ज़्यादा सजग नहीं थी जितनी वो हमेशा हर बात पर मोदी का चेहरा, मोदी के डेवलपमेंट, मोदी का सरकार की बात, हर बात पर मोदी सरकार की बात कर रही थी। और देखिए पिछले 5 साल में उनका वो कार्यकाल वैसा नहीं रहा। हालांकि हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी की कैडर की विचारधारा की नहीं थी, कांग्रेस से आकर शामिल हुई, 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। आप देखिए उनके सामने विक्रम हाके एक आदिवासी चेहरा है कांग्रेस का और उन्होंने उनको टिकट दिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ आदिवासी बेल्ट है और जो आदिवासी बेल्टों में दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होगी। लेकिन जो शहरी मतदाता है शहडोल का वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रभावित रहा और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार काम किया। देखिए वो वहाँ पहले समाजवादी, शहडोल जिला जो है वो समाजवादियों का बिगड़ रहा है। इकलौते कांग्रेस के विधायक हैं फग्गन सिंह, माफ कीजिएगा, फुंदेलाल मार्को जो पुष्पराजगढ़ से आते हैं, और इकलौते विधायक को 8
यहाँ पर भी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, तो फुंदेलाल मार्को से मुकाबला है हिमाद्री सिंह का। तो एकमात्र विधायक, जैसे कि वहाँ हम खुद देख रहे हैं कि 8 में से 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी को और एक कांग्रेस का। तो देखिए कांग्रेस वहाँ वैसे भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, लगातार उसका संगठन काम करता रहता है। देखिए हिमाद्री सिंह के खिलाफ नाराजगी इतनी हो सकता है इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब ये इतना जरूरी ऐसा नहीं लगता कि ये वोट प्रतिशत घटने से हिमाद्री सिंह को या नुकसान हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, इन किन प्रकार उनको वो जीत की कगार तक ले जाएगा। और ऐसा मुझे लगता है कि ठीक ठाक मार्जिन से वो वहाँ जीत हासिल कर सकती हैं, ऐसा अनुमान है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ आदिवासी बेल्ट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, तो इन सब पार्टी में कितना वोट जाएगा, कितना सेंध लगेगा, ये हम सबको देखना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि शेड्यूल सीट पर भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत है। हाँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित जनता ही हो जैसा नाराजगी है या बिल्कुल उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मतदाता भी बगावत करते, नेता और कार्यकर्ता के साथ मतदाता भी बगावत करते, तो हो सकता है हिमाद्री सिंह वहां पराजित हो जाए। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा हमको 4 जून तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहाँ सीधी में 14% पोलिंग कम हो जाना 2019 के मुकाबले। कमलेश्वर पटेल विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उनके विधानसभा क्षेत्र जो सिहावल है वहाँ पर भी बहुत कम वोटिंग है। देखिए वहाँ उम्मीदवारों को लेकर ही, देखिए फिर वो चकता नहीं है, वहाँ उम्मीदवारों को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए वहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी का बागी उम्मीदवार वहाँ लड़ रहा है। डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट ले ली, वो टिकट वितरण को लेकर नाराज थे। रीति पाठक जो वहाँ से विधायक होती थी, अब प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो स्थान पर नया चेहरा लेकर आया और वह टिकट वितरण को लेकर, देखिए वहाँ सीधी में भी थोड़ा सा जात का असर है। वहाँ ठाकुर ब्राह्मण लाभी का लड़ाई चलती है। इस ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई में कांग्रेस ने ओबीसी फैक्टर का काम किया, तो ओबीसी फैक्टर को लेकर लाने कमलेश्वर पटेल को टिकट दी। लेकिन यदि क्या ये ओबीसी फैक्टर वहाँ चलेगा, ये थोड़ा सा भी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से सिहावल में उनके खुद जहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कम वोट हुआ, और इंद्रजीत पटेल के बेटे बड़े नाम हुआ करता था, अर्जुन सिंह के सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे, और उनके बेटे हैं। तो देखिए इंद्रजीत पटेल का लंबा खासा अनुभव नाम है, क्या उनके पिताजी के नाम का वोट उनको मिलेगा, ये हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन सीधी में चौंकाने वाला रिजल्ट भी आ सकता है। जी, तो अगर हम 6 सीटों की हम बात करते हैं और हमने चर्चा शुरू की थी कि घटे हुए मतदान प्रतिशत से, तो रिकॉल मैं आपको करा देता हूं कि जबलपुर सीट यहां पर तकरीबन 8% कम मतदान हुआ। छिंदवाड़ा सीट यहां पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5% कम मतदान हुआ। मंडला में 5% कम मतदान इस बार दर्ज हुआ 2019 के मुकाबले। उधर शहडोल में 11% कम और सीधी में 14% कम मतदान हुआ है। और ये आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की तमाम कवायदों के बावजूद, जागरूकता अभियान के बावजूद आखिर क्यों वोटर घर से नहीं निकला। लोग कह रहे हैं कि लू गर्मी इसकी एक वजह मौसम हो सकती है, लेकिन हम 2019 में देखते हैं तो ये तो मई में ये चुनाव हुए थे, इस बार तो अप्रैल में ये चुनाव दर्ज करा दिए गए। तो एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेता हूँ रविंद्र जी, क्या नमो हैट्रिक या जो 370 पार का नारा बीजेपी अपने दम पर दे रही है, उसको क्या सोचने के लिए इन आंकड़ों के बाद मजबूर होना पड़ेगा, और इन आंकड़ों के बाद अगले चरण के चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं राजनीतिक दल? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि हिंदी बेल्ट के ज़्यादातर सीटें इस पहले फेज में थी, और उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत इसलिए भी लगाई थी कि जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा गरमाया गया, रामनवमी के पहले और बाद जिस तरीके से आयोजन किए गए, इसमें हिंदुत्व की आंधी चलाने की बात की गई, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की बात की गई। तो जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि साहब रामनवमी पर उन्होंने पूरी जगह यात्राएं निकाली थी, जगह जगह जिस तरीके से झंडे लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से आयोजन हुए रामनवमी के, वो वाकई में काबिले गौर। लेकिन उसके बाद मतदान प्रतिशत घट जाना, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा क्या उसकी राजनीति किस ओर जा रही है, किस ओर का मतदाता उसको लेकर सोच रहा है, वो कितना गंभीर है। देखिए रिजल्ट और परिणाम तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन यदि राम मंदिर की आंधी का जिस तरीके से हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद की आंधी में 2019 में चली थी, तो राम मंदिर की आंधी भी 2024 में चलना चाहिए थी, वो हमको चलती हुई नहीं दिख रही है। अब मतदाता क्या वाकई में वोट डाल के राम मंदिर के नाम पर आके घर में सो गया, ये हमको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी और उसके बाद की मतदान की तारीख 19 तारीख हुई है, उसको लेकर ये संयोग मात्र नहीं था, इसे हो सकता पहले से तैयारियां हों। और
तारीखें निर्वाचन आयोग घोषित करता, सरकार उसमें सहयोग भी कर सकती है, अपनी संभावित तारीखें बता सकती है। तो जो रामनवमी के बाद की पहली तारीख 2 दिन बाद रखी गई, 17 को रामनवमी, तो इसके बाद से जो हिंदुत्व की लहर चलाने की बात की गई वो चलती हुई दिख नहीं रही। यही वजह है कि हम मान सकते हैं कि अब रणनीतियां भी बदल सकती हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासी दलों की, और हो सकता है कि बहुत इंटेंसिव जो है वो चुनाव प्रचार भी हमको देखने नजर आए। और जाहिर सी बात है, इन मतदान के आंकड़ों से निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं कुछ सबक लेगा और कुछ और तेज़ी से ये मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे। लेकिन इतना मोटे तौर पर ये बात कहा जाए तो बीजेपी की कुछ मुश्किलें, चूँकि ये पोलिंग परसेंटेज घटा है, तो बढ़ती नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और देखना होगा कि ये घटा हुआ मतदान प्रतिशत 4 जून को क्या जनादेश सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सार्थक चर्चा करने के लिए। और आप तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।